हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा। आज का अपना टॉपिक है मनी, जो कि क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 मनी। आज हम जानेंगे कि आखिर ये मनी या फिर मुद्रा होती क्या है और इसका आविष्कार कैसे हुआ या किस लिए हुआ, इसके आने से हमें क्या फ़ायदे मिले, इसके फंक्शंस क्या हैं, मनी सप्लाई कौन करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो बात करते हैं मनी की। तो मनी है क्या चीज़? मनी यानी कि मुद्रा या पैसा किसको कहते हैं? तो हम लोगों को जैसा कि पता है, जो हम लोग जनरली जानते हैं, 20 रुपये, 50 रुपये का नोट है, 500 रुपये का, 2000, ये सब क्या है? मनी है, यानी कि मुद्रा है। हम इससे करते क्या है? हम 500 रुपये दुकान पर लेकर जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं, और फिर जो दुकानदार होता है उस 500 रुपये से अपनी ज़रूरत का सामान ले लेता है आगे उस पैसे को देकर। फिर वो जिसके पास जाता है फिर वो भी सेम प्रोसेस करता है, यानी कि वो उस 500 रुपये किसी आगे दूसरे पर्सन को देता है और उससे अपनी ज़रूरत का सामान ले लेता है। यानी कि कहने का मतलब है मनी कोई एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसको हर एक पर्सन क्या कर रहा है? स्वीकृत कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है। तो मनी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मनी क्या है? मनी ए थिंग विच इज़ commonly accepted as a medium of exchange। तो हम कह सकते हैं मनी क्या है? मनी कोई भी चीज़ जो कॉमनली एक्सेप्टेड है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, उसको हम क्या कह देंगे? मनी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो सरकार क्या करती है, सरकार मान लो इसे मार्कर है, इस मार्कर को छपवाती है और इसके पीछे 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 3000 लिखवा देती है और इसको मार्केट में भेज देती है और कहती है कि इसे हर पर्सन को एक्सेप्ट करना है, मीन्स उसको लीगल टेंडर मान लेती है। तो ये भी एक मनी हो जाएगा। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी एक मनी है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है। यानी कि जैसे हर व्यक्ति क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और किस लिए करेगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, यानी कि वो इस मनी को ले लेगा और उसे जो चाहिए उसके बदले में उसे दे देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 500 रुपये का नोट का, तो ऐसे 500 इस पर लिख दो, तो ये मैं मार्कर देता हूँ तो मेरे को 500 रुपये की वैल्यू का कोई सामान दे देगा, जो भी वो बेचता होगा वो आगे इसे ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास मनी की डेफिनेशन। तो एक तो ये कॉमनली यूज वाली डेफिनेशन है, मनी ए थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। या फिर एक और डेफिनेशन बताई जाती है, मनी इज़ वाट मनी डज। मनी इज़ वाट मनी डज, यानी कि मनी वह है जो मनी का कार्य करे। तो फिलहाल तो हमें समझ में आ गया कि मनी होती क्या है। मुद्रा कोई भी चीज़ एक मनी हो सकती है, मुद्रा हो सकती है जिसको हर एक पर्सन क्या करते हैं? कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अच्छा, जब मनी नहीं थी तब कैसे काम होता था? जब मनी नहीं थी तो उससे पहले काम होते थे बार्टर सिस्टम के हिसाब से, इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसको हम C2C इकोनॉमी भी कहते थे। C2C इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, मीन्स एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना, इसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? एक पर्सन है, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक मिस्टर ए है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत भी है, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो किसी दूसरे पर्सन को दे देगा और जो दूसरे के पास एक्स्ट्रा है वो उससे ले लेगा। मीन्स जो एक पर्सन है जो उसके पास अतिरिक्त है वह दूसरे की आवश्यकता होनी चाहिए, जो दूसरे के पास अतिरिक्त है वो पहले की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम, इसके अंदर हमें डबल कोइंसिडेंस की आवश्यकता पड़ती थी। डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत पड़ती थी हमें इसके अंदर, यानी कि डबल कोइंसिडेंस को कहते थे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसके बिना वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं हो पाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अब मिस्टर ए को कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी कुछ नीड्स हैं और उसके पास कुछ एक्सेस भी है।
अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए को वीट की ज़रूरत है और उसके पास जो एक्सेस है वो उसके पास क्लॉथ एक्सेस है, वह कपड़े बनाता है। मिस्टर बी, इसको क्लॉथ्स की ज़रूरत है बट इसका वीट एक्सेस नहीं है, इसके पास क्या है, सपोज मान लेते हैं इसका शूज़ एक्सेस है, ये जूते बनाने का काम करता है। एक ऐसे मिस्टर सी है, उसको शूज़ की ज़रूरत है बट इसको किसकी ज़रूरत है, इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो वीट है। तो ये भी आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसके साथ भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास नीड की आवश्यकता है, ये इससे, ये वीट की इसके पास आवश्यकता है, ये इससे ले लें और बदले में से कपड़े तो नहीं, बल्कि इसे क्या है, जूते की ज़रूरत है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, मान लेते हैं कि एक मिस्टर डी है जिसको शूज़ की ज़रूरत है और इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, क्लॉथ्स है। तो ये क्या करेगा, मिस्टर बी और डी ये आपस में अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे, तभी ये बार्टर सिस्टम कंप्लीट हो पाता था। इट मीन्स बार्टर सिस्टम के अंदर हमें डबल कोइंसिडेंस या फिर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत पड़ती थी और ये तभी संभव हो पाता था। इस कारण से अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। फिर भी ये थोड़ा बहुत अभी मिल जाता है हमें, जैसे कि गांव क्षेत्रों में जाते हैं हम लोग, गांव में जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है, वो अपने यहाँ पे किसी मज़दूर को रखता है, उससे दिन भर काम करवाता है और बदले में उसे कुछ अनाज दे देता है या खाने पीने के लिए दे देता है। तो ये भी एक तरीके से बार्टर सिस्टम ही हो गया, लेकिन अब ये बहुत ही कम है क्योंकि इसके अंदर हमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत पड़ती थी और मनी के आने की वजह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब क्या है, अब जैसे मनी है, मिस्टर ए को वीट की ज़रूरत है, अब वो क्या करेगा, वो कपड़े जा कर के अपने बेच देगा, उसके पास एक्सेस है, उसके लिए उसे पैसे मिल जाएंगे और बदले में क्या कर लेगा, अपने लिए वीट खरीद लेगा। फिर उसके बाद जिसने भी इसे बेचा होगा उसको पैसे मिल गए, वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेगा, फिर वो उसे आगे ट्रांसफ़र करता रहेगा। मीन्स जो मनी है, मनी एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मनी के आने से बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया और हमें उसके अंदर डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब मनी कितने प्रकार से, मनी का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ वो समझते हैं। सबसे पहले जो मनी थी वो आई थी जिसको हम गोल्ड के कॉइन के रूप में चलाते थे, गोल्ड या कोई भी प्रीशियस मेटल होता था, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो सबसे पहले क्या था, गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड या फिर सिल्वर के कॉइन के रूप में थी। देन उसके बाद ये एलॉय मेटल में आने लगी, फिर उसके बाद ये चेंज होते होते इसका वैल्यूएशन होता रहा, फिर उसके बाद ये नॉर्मल कॉइन्स में आ गए। देन उसके बाद अब ये भी महंगा पड़ने लगा सरकार को, तो इन्होंने क्या करा, पेपर पे प्रिंट करते, जैसे हम करेंसी नोट भी कहते हैं, ये आने लगे हमारे पास पेपर पे, जैसे हम करेंसी नोट कहते हैं। देन इसके अलावा इसके बाद आजकल एक प्लास्टिक मनी भी चल रही है, प्लास्टिक मनी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। देन आजकल एक ई मनी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह, जिसके अंदर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें प्लास्टिक मनी चाहिए, ना पेपर फॉर्म में चाहिए, ना कॉइन फॉर्म में चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से आजकल मनी का इवैल्यूएशन भी हो चुका है। अब मनी कितने प्रकार की होती है एक बार वो भी समझ लेते हैं हम लोग। अब मनी को हम कई तरीके से बांट सकते हैं। जनरली हम मनी को दो तरीके से बांटते हैं। एक हमारे पास होता है फाइट मनी, एक हमारे पास होता है फिड्यूसरी मनी, फाइट एंड फिड्यूसरी मनी। देन उसके बाद हम इसको एक और तरीके से बांट सकते हैं, फाइट और फिड्यूसरी, एंड इसको एक और तरीके से बांटा जा सकता है जिसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। अब इसे ध्यान से समझते हैं। फाइट मनी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं आदेश मुद्रा। अब आदेश मुद्रा क्या है, फाइट मनी जो सरकार के आदेश पे चलती है, जिसको हर किसी को लेना कंपलसरी, अगर वो उसको मना करता है उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। जैसे कि हमारे देश में जारी होने वाले करेंसी नोट और सिक्के, इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं फाइट मनी या फिर आदेश मुद्रा, जो कि सरकार के आदेश से चलते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा 10 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पे, 500 रुपये के नोट पे, यानी कि सभी नोटों पे लिखा होता है मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या जो भी नोट होगा, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रोमिस टू पे 500 रुपीज़ टू द बियरर। तो इसे कहेंगे हम फाइट मनी। तो फाइट मनी के एग्जाम्पल हो गए करेंसी नोट एंड कॉइन्स। फिर एक आता है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी इसको हम हिंदी में कहते हैं न्यास मुद्रा, न्यास मुद्रा। ये हमारी थी आदेश मुद्रा, इसे कहेंगे न्यास मुद्रा।
न्यास मुद्रा या फिड्यूसरी मनी वाली मनी होती है जो आपस में विश्वास पे चलती है, जैसे कि चेक। जो चेक होता है ये किसी को लेना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को चेक से भी पेमेंट करते हैं, जो आपस में एक दूसरे के विश्वास पे चलती है। चेक हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, तो ये एग्जांपल है फिड्यूसरी मनी के। एक हम इस तरीके से बांटते हैं, फाइट एंड फिड्यूसरी मनी। आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा वाली मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश से चलती है, जैसे करेंसी, नोट एंड कॉइन्स। फिड्यूसरी मनी न्यास मुद्रा जो कि परस्पर यानी कि लोगों के आपस में विश्वास पे चलती है, जैसे कि चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, BR, BP एक्सेट्रा। फिर आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी इसके नाम से भी चल रहा है, फुल बॉडीड मनी, यानी कि जिसके अंदर जो हमने मेटल यूज़ कर रखा है, जो उसके अंदर हमने मेटल या कुछ भी चीज़ लगा रखी है उसकी वैल्यू और जो उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी कि जो उसके अंदर मेटल की वैल्यू है, जो उसके अंदर सामान लगा हुआ है और जो उसके अंदर प्रिंट है, वो दोनों क्या है, बराबर है। फॉर एग्जांपल से 1 रुपये का सिक्का है तो उसके अंदर उतने ही बराबर का मेटल लगा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले 1 रुपये का सिक्का बड़ा आता था क्योंकि उसमें 1 रुपये की वैल्यू भी ज़्यादा थी। फिर 1 रुपये का सिक्का और छोटा हो गया क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू कम हो गई। अब 1 रुपये का सिक्का और छोटा हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अगर सरकार ऐसा कर देगी कि मान लो 1 रुपये का सिक्का तो बड़ा है, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू कम है, लेकिन जो उसमें मेटल लग रहा है वो ज़्यादा लगा हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे। जैसा पहले एक बार ऐसे सुनने में आया था, जो हमारे देश के 1 रुपये थे पुराने वाले, इस पर गेहूँ अनाज वगैरह बना रहता था, तो लोग क्या करते थे, उसको लेके जाते थे यहाँ से दूसरे देश में, वहाँ पे उसे पिघला देते थे और उससे 2 ब्लेड बनते थे, जो सेविंग वगैरह में भी काम आती है। जो 1 रुपये के सिक्के से 2 ब्लेड बनती थी। अब मान लो वो ब्लेड अगर 1-1 रुपये की भी बेची जाएगी तो कितने की हो गई, 1 रुपये में 2 रुपये का ब्लेड तैयार हो गई। तो यानी कि वो चीज़ क्या हो गया, हमारे लिए बेकार हो गया। तो इसलिए सरकार क्या करती है, उन सिक्कों को छोटा करती जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा 50 पैसे 25 पैसे बंद भी हो गए, सेम रीज़न की वजह से। तो फुल बॉडीड मनी फिलहाल मैं बता रहा था। फुल बॉडीड मनी ऐसी मनी होती है जिसके अंदर जो उसके अंदर मूल्य अंकित है, जो उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, और जो उसके अंदर धातु लगी हुई है, मेटल जो लगा हुआ है, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। उसे कहते हैं फुल बॉडीड मनी। फिर एक दूसरी आती है क्रेडिट मनी, जिसे हम कहते हैं साख मुद्रा भी इसे कहा जाता है, साख मुद्रा। और इसको कहते हैं पूर्ण काय मुद्रा। पूर्ण काय मुद्रा यानी कि जिसकी पूरी काया, पूर्ण काय मुद्रा इसे कहते हैं साख मुद्रा। साख मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसके अंदर जो उसके अंदर वैल्यू प्रिंट है उसकी तो वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जैसे 500 रुपये का नोट आपने देखा होगा, जैसे जो 500 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू कितनी है, 500, क्योंकि उस पर प्रिंट है 500, लेकिन जो उसके अंदर सामान लगा हुआ है, पेपर ज़्यादा 5 रुपये का होगा, 6 रुपये का होगा, यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल लगा है उसकी वैल्यू कम है, बट जो उसके अंदर वैल्यू प्रिंट है उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो इस टाइप की मुद्रा को हम कहते हैं क्रेडिट या फिर साख मुद्रा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मनी क्या है और ये मनी के प्रकार किस तरीके से हैं। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ, मनी होती क्या है। मनी मैंने बताया था, एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी वह सभी चीज़ जो कि आम लोगों द्वारा, सभी के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत की जाती है आदान प्रदान के लिए, तो उसको हम कह देंगे मुद्रा। अब मनी का इवोल्यूशन, तो मनी पहले हमारे यहाँ पर कॉइन्स के रूप में मिलती थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर या कोई भी प्रीसियस या बहुमूल्य धातुओं के रूप में थी। फिर उसके बाद वो लिमिटेड होते उनको ख़त्म कर दिया गया, फिर धीरे धीरे मिक्सचर वाले धातु आने लगी, फिर उसके उसमें भी ज़्यादा लगता था। फिर उसके बाद कागज़ पे छपने लगे पैसे, कागज़ वाली मुद्रा आने लगी, इसे करेंसी नोट कहा जाता है। फिर वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म ही करते जा रहे हैं। अब प्लास्टिक मनी आ गई, एक बार वो बना दिया गया, 5-6 साल की उसकी वैलिडिटी दे दी जाती है, जैसे कि ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। देन उसके बाद आजकल ई मनी चलने लगा। ई मनी मतलब सीधा ऑनलाइन से ट्रांसफ़र कर दो, आपको फिजिकली किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये तरीका हो गया बांटने का। दूसरे तरीके से इस तरीके से बांटा था फाइट मनी और फिड्यूसरी मनी, यानी कि आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा। ऐसी मनी जो सरकार के आदेश पे चलती है, जैसे करेंसी नोट और सिक्के, उसे हम कहेंगे फाइट मनी। फिड्यूसरी मनी ऐसी मनी होती है जो कि हम लोगों के आपसी परस्पर विश्वास पे चलती है, जैसे कि चेक हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए। उसके बाद आती है फुल बॉडीड मनी, यानी कि पूर्ण काय मुद्रा, जो कि उसके ऊपर वैल्यू अंकित होती है उसकी, जैसे कि 1 रुपये के सिक्के हो गए और जो उसके अंदर मेटल लगा, दोनों की वैल्यू लगभग क्या होती है, बराबर होती है। एक होती है क्रेडिट मनी, साख मुद्रा, यानी कि जिसके अंदर जो वैल्यू प्रिंट है उसकी वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल में उसके अंदर मटेरियल लगा रखा है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। जैसे 500 रुपये का नोट होता है, अब 500 रुपये के नोट पर क्या होता है, उसके अंदर उसकी वैल्यू तो 500 है, लेकिन जो उसके अंदर
लेकिन जो उसमें लगा रखा है वो सिर्फ 5 रुपये का मटेरियल लगा रखा है। तो एक इस तरीके से भी हम मनी को बांट सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मनी के फंक्शंस क्या क्या है, मनी के आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो मनी के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जनरली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। ये 4 काम करती है जो मेनली करती है। एक तो ये करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड नंबर पे करती है स्टोर ऑफ वैल्यू। देन उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू। फिर इसके बाद इसके बाद होता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इसे एक बार समझते हैं हम लोग अच्छे से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कैसे, आप किसी को, आपको कोई भी सामान लेना है, आप उसे जाके मनी दीजिए, पैसे दीजिए, बदले में वो आपको सामान दे देगा, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है मनी। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बार्टर सिस्टम, ये उसके ड्रॉबैक भी थे। सेकंड नंबर पे आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक तरीके से मनी को स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। जैसे कि आजकल आपको 1,00,000 रुपये 1 करोड़ रुपये घर में रखने बड़े आराम से रख सकते हैं। लेकिन पहले प्रॉब्लम होती थी, पहले आप सामान को नहीं, आपको आलू रखना है, प्याज रखना है, टमाटर रखना है, आप उसे 1 साल या 10 साल तक का स्टोर नहीं कर सकते थे, या और भी जो सामान थे उनका स्टोर आप नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ मनी के फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये इसके आने से एक फ़ायदा हुआ है। मेज़र ऑफ वैल्यू, पहले हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते थे, अब हम इसको मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्या होता था, मान लो किसी के पास एक गाय है। अब उस गाय की कीमत कितनी है, अब आज के टाइम पे तो हम बता सकते हैं गाय की कीमत मान लो 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, जो भी होती होगी। लेकिन पहले क्या होता था, इसके लिए क्या दें, 10 क्विंटल गेहूँ, या फिर 50 क्विंटल टमाटर, या फिर 2 बकरियाँ, या 1 भैंस बराबर 1 गाय। मतलब कहने का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब इसको पता नहीं लगा सकता एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मान लो पहले कोई वैल्यू ही नहीं थी, अब मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, तो कितनी, मतलब किसके बदले में पढ़ाऊँगा। पहले क्या होता था, क्या पता कुछ लोग आते, वो कहते कि बदले में क्या ले लो, 10 किलो टमाटर ले लो, कोई आता 2 किलो आलू ले लो, कोई आता कहता कि एक चेयर ले लो, कोई कुछ देता, मतलब कोई एक फिक्स मेज़र नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे मेज़र कह सकते हैं, सपोज़ मेरी फ़ीस कुछ होगी XYZ, मान लेते हैं, मान लो 5,000 रुपये है, तो आजकल क्या फिक्स है हर एक चीज़। तो इसे कहते हैं मेज़र ऑफ वैल्यू। मनी के आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मान लो मार्कर है, मार्कर की कीमत कितनी है, मान लेते हैं इसकी 40 रुपये कीमत है। मान लो ये चेयर है, चेयर की कीमत कितनी है, मान लो 500 रुपीज़ है। वाइट बोर्ड है, इसकी कीमत भी 2,000 रुपये है। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ की अब कीमत फिक्स है। पहले जब मनी नहीं थी तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट नंबर पर आता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर में किए जाने वाले भुगतान। पहले हम फ्यूचर में भुगतान नहीं कर सकते थे, या उसमें प्रॉब्लम्स आती थी कि कैसे भुगतान किया जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पर एक पर्सन आता है, अपनी सर्विसेज देता है, तो हम उसको अब 10,000 रुपये 15,000 रुपये बाद में पेमेंट कर देते हैं। बट पहले क्या था, कुछ भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रहता होगा, पहले उसे क्या देते होंगे, उसके बदले में मान लो उसे 1 क्विंटल गेहूँ दे दिया, मान लो उसे चेयर्स दे दी, मान लो उसे 1 साल काम करने के बदले में एक गाय दे दी। कहने के अलावा पहले कोई भी कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट नहीं थी। अब क्या होता है, भविष्य में हम भुगतान आसानी से कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मनी के फंक्शंस हो गए कि मनी किस किस में काम करती है। अब देन सेकंड नंबर पे आता है आखिर ये मनी सप्लाई कौन करता है, यानी कि हु इज़ द सप्लायर ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, तो मनी कौन सप्लाई करता है, तो जो मनी एक तरीके से सप्लाई करती है, इसके हम 2 भागों में से बांट सकते हैं। तो एक तो RBI, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स। वैसे तो हमारे देश में जो सोल अथॉरिटी है करेंसी को जारी करने की, रुपए को जारी करने की, वो सिर्फ किसके पास है, RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर, या 1 रुपये के नोट को छोड़कर और करेंसी छोड़कर बाकी सभी नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, और बाकी 1 रुपये का नोट और बाकी सारे सिक्के वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो क्या करते हैं, वो दूसरे तरीके से, एक तरीके से मनी सप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे जैसे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए से इसने पैसा ले लिया 1,000, देन इसके बाद ये क्या करते हैं, इस 1,000 को मिस्टर बी को
उधार दे दिया जाता है, मतलब कुछ इसमें काट देते हैं CRR SLR, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बैंकिंग में समझेंगे। मनी क्रिएशन, तो यानी कि कमर्शियल बैंक द्वारा मनी क्रिएट किया जाता है, जिसको हम रेफर करते हैं बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं, जिसको हम बैंक मनी कहते हैं, बैंक मनी कहा जाता है। कमर्शियल बैंक्स और जो बैंक मनी इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। आज के दिन खाली इतना समझ लेते हैं कि RBI मनी सप्लाई करता है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है, कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ बैंक मनी, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर किसी को भी कुछ भी क्वेरीज हैं तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।